मेरा नाम अमित खुआ है और मैं कैफे कॉमेडी टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज के वर्कशॉप में हम सेंस ऑफ ह्यूमर और स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में ज़रा डिटेल में ज़रा इत्मीनान से कुछ बातें करेंगे। वी विल बी लर्निंग हाउ टू राइट एंड परफॉर्म जोक्स। आपकी ज़िंदगी में जो वाक्य या जो किस्से होते हैं, कुछ फ़नी आइडियाज़ जो आपके दिमाग में हज़ारों की तादाद में रोज़ आते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं और दिमाग में एक आइडिया आया, खाना खा रहे दिमाग में एक आइडिया आया, नहाने गए हैं और दिमाग में एक आइडिया आया। तो उन आइडियाज़ को यूनिवर्सली फ़नी कैसे बनाया जाए, उसकी कुछ थियरीज, कुछ फॉर्मूलाज, कुछ स्ट्रक्चर, कुछ टेक्निक्स हम आने वाले 40 मिनट में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वर्कशॉप। सबसे पहला पॉइंट, मैं कैफे कॉमेडी की कोई भी वर्कशॉप जो हम शुरू करते हैं वो इस सवाल के साथ कर सकते हैं कि कॉमेडी सीखी जा सकती है या नहीं सीखी जा सकती। हिंदुस्तान की इकलौती कॉमेडी ट्रेनिंग अकेडमी है कैफे कॉमेडी, और ये सवाल हमें हर रोज 5 बार फोन पे और 25 बार ईमेल पे और 40 बार इंस्टाग्राम डीएम में पूछा जाता है कि भैया कॉमेडी कैसे सिखा सकते हो, कॉमेडी तो अंदर से आती है ना। तो मेरा सवाल है कि अंदर से मतलब कहां से, हथेली से आती है या फेफड़े से आती है। तो विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग एनी ओपिनियन, आपको अपना जेन्युइन आंसर बताना है। रेज योर हैंड इफ यू थिंक कॉमेडी सीखी जा सकती है। एनीवन? 3, 2, 4, 5, 6 and आधा मत करो, हाथ पूरा ऊपर करो। 7, क्या बात। ओके, पुट योर हैंड्स डाउन। अब वो लोग सवाल का जवाब देंगे जो समझते हैं कि कॉमेडी सीखी नहीं जा सकती, ये कला बाय बर्थ होती है, जन्म से भगवान की देन है, इसको सिखाया नहीं जा सकता या सीखा नहीं जा सकता। देखो, ये सवाल मैं एक कॉमेडी वर्कशॉप में पूछ रहा हूं, बट फील फ्री टू आंसर देम ऑनेस्टली एंड वेरी फ्रैंकली। एनीवन? यू गॉट 3 हैंड्स। तो दोनों जवाब सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। ये दो ओपिनियन है, दो पहलू हैं सिक्के की, दो अलग अलग दिशाएं हैं, राइट। दोनों आंसर अपने आप में बिल्कुल सही है। अब हमें समझना यह है कि कॉमेडी की कला के बारे में हिंदुस्तान में दो अलग अलग शब्दों को मिसकम्युनिकेट किया जाता है, यानी कि दो अलग अलग शब्दों को कंफ्यूज किया जाता है। पहला शब्द है सेंस ऑफ ह्यूमर और दूसरा शब्द है स्टैंड अप कॉमेडी। सेंस ऑफ ह्यूमर या तो आपके पास है या तो नहीं है, उसको सिखाया नहीं जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये समझ रहे हो? हम सबके परिवार में एक ऐसे फूफा या मौसा है जो जिंदगी से बहुत खुश है। उसको बोलो अंकल मेरा 4 लाख का घाटा हो गया, बोले सबका होता है, मिठाई खिलाओ, है ना। ही और शी इज ऑलवेज हैप्पी। और हमारे परिवार में एक ऐसा इंसान भी है जो जिंदगी से बहुत दुखी है, पता नहीं क्यों बट दुखी है। उसको जाके बोलो अंकल मेरी शादी हो गई, बोले सबकी होती है, तेरी भी हो गई, उसमें क्या है यार। उस आदमी की जिंदगी में खुशी का नाम नहीं है ना। ऐसा भी एक मौसा या फूफा होगा आपका कंफर्म। तो ये डिफरेंस है सेंस ऑफ ह्यूमर के होने का या ना होने का, इफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, राइट। सेंस ऑफ ह्यूमर आपके पास है, इसीलिए आप इस वर्कशॉप में ज्वाइन हुए हैं। आपको कम से कम, अगर आप इस वर्कशॉप में ज्वाइन हुए हैं किसी भी माध्यम से, तो कम से कम आपकी जिंदगी में 10 लोगों ने आपको कौनी मार के बोला होगा कि यार बहुत फनी आदमी है, कॉमेडी ट्राई क्यों नहीं करता, है ना। यू आर द फनी पर्सन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। या तो आप कजिन में सबसे ज्यादा फनी कजिन हो, या दोस्तों में सबसे ज्यादा फनी दोस्त हो, या ऑफिस का सबसे ज्यादा फनी एम्प्लॉय हो। कुछ तो हो कहीं किसी ग्रुप में आप, जिस वजह से आपको इस वर्कशॉप में अटेंड करने का इच्छा हुई, आपको इस वर्कशॉप में अटेंड करने का मन हुआ, राइट। तो समझना है डिफरेंस सेंस ऑफ ह्यूमर में और स्टैंड अप कॉमेडी में। सेंस ऑफ ह्यूमर, मान लीजिए किसी एक फूड डिश की इंग्रेडिएंट है। आलू की सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? आलू की सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो आलू चाहिए, मानते हो। नमक चाहिए, मिर्ची चाहिए, तेल चाहिए, पतीला चाहिए। अब ये सारी चीजें मैं आपको इकट्ठा करके दे दूं तो अपने आप सब्जी तो नहीं बन जाएगी ना। सारे इंग्रेडिएंट होने के बावजूद एक और आइटम की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है रेसिपी। ये समझते हो? तो आप ये समझिए कि जोक में, ह्यूमर में, कॉमेडी में सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो आपका इंग्रेडिएंट है, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है कॉमेडी। और स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो उसकी रेसिपी है, उसको फॉर्मुलेट किया जा सकता है, उसको स्ट्रक्चराइज करके समझा जा सकता है। किसी की आवाज बहुत सुरीली है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, 55 से 3 साल का, वो रोता भी है तो कितना अच्छा रोता है। ऐसा कोई होता ना जिंदगी में जिसकी आवाज बहुत सुरीली है, तो सीधा आप 12 साल की उम्र पे वो बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग करने लगेगा क्या? नहीं ना। आपकी आवाज अच्छी होने के बावजूद आपको सुर समझने पड़ेंगे, सारे गम पध नि सा समझना पड़ेगा, हाँ या ना। तो वो जो चीजें, जो स्ट्रक्चर, जो फॉर्मूला हम समझते हैं वो स्टैंड अप कॉमेडी है। और जो इंग्रेडिएंट हमारे पास होता है या होना चाहिए, उस इंग्रेडिएंट का नाम है सेंस ऑफ ह्यूमर।
अभी पहला फॉर्मूला जो दुनिया के किसी भी ह्यूमर के आसपास की ह्यूमर के बारे में कोई भी किताब आपने पढ़ी होगी, कोई वीडियो देखा होगा, कोई वर्कशॉप किया होगा, कोई इंटरनेट आर्टिकल पढ़ा होगा, तो किसी भी किताब के पहले चैप्टर का पहला पैराग्राफ होगा ये कि अ जोक इज इक्वल टू सेटअप प्लस पंच लाइन, है ना। इसको समझते हैं। दुनिया के किसी भी जोक में, चाहे वो जोक 6 मिनट लंबा हो, 6 घंटे लंबा हो, या एक लाइन का वन लाइनर हो, दुनिया के किसी भी जोक में दो चीजें होती है, सेटअप और पंच लाइन। पंच लाइन का मतलब है जहां पर लोग हंसते हैं, या कॉमेडियन के हिसाब से जहां पर लोगों को हंसना चाहिए था। जरूरी नहीं है ना कि जहां पे आप हमेशा सोचो वहां पे पब्लिक हंसे। तो आपके हिसाब से लौकिक जी, रुस्तम जी, आपके हिसाब से जहां पे पब्लिक को हंसना चाहिए था, जहां आपका लाफ्टर का एक्सपेक्टेशन था, उस जगह को कहेंगे पंच लाइन, उस सेंटेंस को कहेंगे पंच लाइन, हंसने वाली बात। और उस पंचलाइन को सुनाने के लिए, लोगों को समझ में आने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, राइट। उस इंफॉर्मेशन को या कॉन्टेक्स्ट को कहते हैं सेटअप। जैसे कि अगर मैं मेरे अंकल के बारे में जोक करूं, तो वो जोक मेरे पड़ोसी, मेरे परिवार, मेरे आसपास के रिलेटिव्स के लिए वो जोक फनी होगा, क्योंकि वो जानते हैं मेरा अंकल कितनी टेढ़ी आइटम है, राइट। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि उस जोक पे जैनिल जी, प्रेरक जी, सैमसन जी हंसे, तो सबसे पहले मेरे को बताना पड़ेगा कि प्रेरक भाई मेरा अंकल कितनी बड़ी आइटम है, कि यार मेरे चाचा, मानोगे नहीं प्रेरक भाई क्या आदमी है। मैं उसके बारे में, उनके बारे में कुछ कॉन्टेक्स्ट, कुछ इंफॉर्मेशन बताऊंगा, उसके बाद वो पंचलाइन प्रेरक जी को फनी लगने का चांस है, राइट। तो जो इंफॉर्मेशन या सेटअप हम सुनाते हैं वो सेटअप है, और फिर उस इंफॉर्मेशन पे जो फनी बात, जो हंसने वाली बात सुनाते हैं वो पंचलाइन है। अभी एक सवाल पूछ रहा हूं, फिर से आपको चैट बॉक्स का सहारा लेना है और एक जवाब लिखना है। सवाल बड़ा ही सिंपल है, सादा है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सवाल यह है कि अगर आप किसी को केले के छिलके पे से फिसलता हुआ देखेंगे, आप रोड पे चल रहे हैं और कोई स्लिपरी चीज पे, मान लो केले के छिलके पे से वो फिसल के गिर गया, तो आपका एज अ ह्यूमन बीइंग पहला इम्प्रॉम्प्टू रिएक्शन क्या होगा? मैं दो ऑप्शन देता हूं केबीसी की तरह। पहला ऑप्शन है पिटी, दया आएगी, और दूसरा ऑप्शन है लाफ, हंसी आएगी। अगर आपको दया आएगी चैट बॉक्स में लिखो पिटी, अगर आपको हंसी आएगी चैट बॉक्स में लिखो लाफ। What would be your first impromptu reaction when you see someone falling from something slippery? और यहां पे आप चैट में जवाब लिख पाएंगे आप। I got laugh, 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 pity, laugh, pity, pity, laugh. Depends, depends, laugh, pity. देख रहे हो मेरी ऑडियंस कितनी छोटी सी ऑडियंस है मेरे पास अभी, वो भी दो हिस्सों में बट गई है ना। कोई पिटी लिख रहा है, कोई लाफ। अगर मैं यहां पे किसी के गिरने पे हंसूंगा तो शिवम भाई को तो बहुत मजा आएगा, लेकिन एट द सेम टाइम प्रेरक भाई बोलेंगे कि कैसा आदमी है यार, किसी के गिरने पे हंस रहा है ना। आप दोनों अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहे हैं, किसी को हंसी आएगी, किसी को नहीं आएगी। अब यहां पे समझना है जोक का दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अ जोक इज इक्वल टू कैरेक्टर प्लस सिचुएशन। जब मैंने आपको कहा कि केले के छिलके पे से कोई फिसल के गिर रहा है, तब मैंने आपको आधा इंफॉर्मेशन बताया। क्या बताया? कि कोई केले के छिलके पे से फिसल रहा है। आई हैव गिवन यू द सिचुएशन, ये समझते हो। लेकिन दूसरा अदर हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको नहीं बताया कि कौन गिर रहा है। आई हैव नॉट गिवन यू द अपडेट और द इंफॉर्मेशन अबाउट हु इज फॉलिंग डाउन। और आपका जो जवाब है वो कौन गिर रहा है उसके ऊपर आधारित है, राइट। अभी मैं आपको इस घटना का बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि केले के छिलके पे से फिसलने वाली सिचुएशन के अंदर हम अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स, अलग अलग इंसान को रख के देखते हैं कि अगर एक 18 साल का लड़का है, 18 साल का लड़का है जो अपने छोटे भाई के साथ रोड पे चल रहा है और कान में हेडफोन लगाया हुआ है, हर 2 मिनट में अपने छोटे भाई को ऐसे करके टपली मारता है, लेफ्ट डायरेक्शन में देखते हुए राइट डायरेक्शन में चल रहा है, ये गिरेगा तो मजा आएगा, हाँ या ना? थोड़ा सा, इतना सा तो आएगा, हाँ, बहुत सारा आएगा बोल रहे हैं। देखिए अभी उल्टा सोचते हैं, दूसरा कैरेक्टर रखते हैं कि अगर एक 80 साल की बूढ़ी दादी अम्मा जिनके चश्मे रोड पे गिर जाते हैं, वो चश्मे उठाने के लिए झुकती है और फिसल के गिर जाती है, तो यहां हंसी आने के चांस पॉइंट में चले जाएंगे, राइट और रॉन्ग? 100 में से 99 को नहीं आएगी, है ना। एक आधा होगा मेरे जैसा कि हंस लेगा, पर 99% तो हंसी नहीं आएगी। अग्री करते हो, नहीं करते हो? सो क्या हो रहा है उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होती है कॉमेडी में किसके साथ हो रहा है। इफ यू अंडरस्टैंड दैट, समझ में आ रहा है ना। किसी ने किसी को चाटा मारा, ये फनी नहीं है।
मेरे पापा ने मुझको चाटा मारा, ये भी फनी नहीं है। मेरे बड़े भाई ने मेरे को चाटा मारा, ये भी फनी नहीं है। लेकिन मेरे 2 साल के भतीजे ने मेरे को चाटा मारा, ये कम से कम इंटरेस्टिंग तो है ना, कि यार ऐसा तो तूने क्या किया कि 2 साल के बच्चे ने झापट मार दिया तेरे को, बता, पूरा कहानी बता, है ना। एक जोक जो अपनी ऑफिस में आप बॉस के बारे में, सीईओ के बारे में क्रैक करते हैं, उस जोक में से बॉस निकाल के अकाउंटेंट लगा दोगे तो वो जोक जोक नहीं रहेगा। डू यू अग्री? क्योंकि वो जोक इसीलिए फनी था क्योंकि वो बॉस के बारे में था, क्योंकि वो सीईओ के बारे में था। सो हम जब कॉमेडी लिखने की कोशिश करते हैं, आपने जब भी जिंदगी में कॉमेडी लिखने की कोशिश की होगी, हम ज्यादातर कहानी पे यानी कि सिचुएशन पे कंसंट्रेट करते हैं कि ऐसा तो मैं क्या लेके आऊं मेरी कहानी में, ऐसा कौन सा ट्विस्ट लाऊं कि लोगों को मजा आ जाए। वी ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट हैपेंस इन आवर स्टोरी, बट रादर वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन विथ whom इट इज हैपनिंग इन आवर स्टोरी। क्या हो रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो किसके साथ हो रहा है, विथ whom इट इज हैपनिंग। पर्सपेक्टिव एक बहुत पुराना सर्वे मैंने कहीं पे इंटरनेट पे बहुत लेजिटिमेट वेबसाइट पे पढ़ा था कि, और इस बात को भी आई गेस 7-8 साल हो गए, कि दुनिया में 1.2 मिलियन एक्टिव स्टैंड अप कॉमेडियंस है। और मैं बोल रहा हूं 7-8 साल पहले मैंने ये पढ़ा था। 1.2 मिलियन मतलब 12 लाख। हिंदुस्तान का एक अंदाजा, हिंदुस्तान के लिए कोई सर्वे हुआ नहीं है, पर हिंदुस्तान का एक अंदाजा लगाए तो मेरे हिसाब से तकरीबन 18-20 हजार कॉमेडियन एक्टिव होंगे, 18 to 20,000। इसमें सब आ गए। नया ओपन माइकर जो कल ओपन माइक शुरू किया है, आप, मैं, जॉनी लीवर साहब, जाकिर खान साहब, हम सब आ गए, है ना। तो ये 18-20 हजार हिंदुस्तानी कॉमेडियन और कम से कम 12-13 लाख नेशनली मतलब हर एक देश से निकले हुए नेशनल कॉमेडियंस, मतलब ग्लोबल लिस्ट ऑफ कॉमेडियंस। इतने सारे कॉमेडियंस में आपको लगता है, आपको पूछ रहा हूं इंडिविजुअली, आपको लगता है कि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट या ऐसा कोई भी टॉपिक हो सकता है जिस पे आप बात करो और इन 12 लाख में से किसी ने उससे पहले ना की हो? कैन देयर बी अ यूनिक टॉपिक दैट यू टॉक इन नन ऑफ देम हैव टॉक्ड येट? पॉसिबल लगता है? मुश्किल है ना। एक आइडिया आपने आज रात को सोचा और जैनिल भाई ने यूट्यूब पे जाके देखा, बोले 2 महीने पहले किसी ने वीडियो डाला। वही वीडियो जैनिल भाई जाके नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन पे लगाएंगे तो रखे, अच्छा 4 साल पहले किसी ने इसके ऊपर कॉमेडी स्पेशल बना दिया था, फ्यूचर से मेरे दिमाग से आइडिया चोरी करके ले गए, है ना। तो टॉपिक बहुत लिमिटेड होते हैं और कॉमेडियंस उस पर काम करने वाले बहुत ज्यादा हैं। देयर कांट बी अ यूनिक टॉपिक टू जोक अबाउट। ये समझ रहे हो आप? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, उसके 45 मिनट में एवरी पॉसिबल जोक वाज ऑन ट्विटर। जितने एंगल से जो जोक बन सकता था ना, सब पब्लिक ने बना दिया था, राइट। 45 मिनट के बाद आप बैठोगे कि एक नया जोक बनाओ फ्रेश एंगल पे, कुछ बचा ही नहीं था उस टाइम पे। हिंदुस्तानी कॉमेडी सीन में से अगर मैं टिंडर और इंजीनियरिंग के 2 सब्जेक्ट निकाल दूं तो 85% कॉमेडी इंडस्ट्री के जोक खत्म हो जाएंगे, हाँ या ना। एवरी थर्ड कॉमेडियन इन इंडिया इज टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग एंड डेटिंग एप्लीकेशंस। अग्रीड? आपने कॉमेडी ट्राई की होगी तो 5-5 मिनट आपने बेस पे बनाया होगा, गारंटीड। तो क्या एज अ न्यू कॉमेडियन मुझे हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग पे और डेटिंग एप्लीकेशंस पे बात करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस टू आर द मोस्ट रिलेटेबल टॉपिक्स इन इंडिया। वो 2 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आप ऑडियंस में से 4 इंजीनियर हाथ उठाएंगे, बोले हाँ रिलेट करता हूं भाई तुमसे, हाँ या ना। तो एक ऐसा टॉपिक बताता हूं इस वर्कशॉप के दौरान आपको कि जिसमें दुनिया के कोई कॉमेडियन ने इसके बारे में बात नहीं किया है। यू कैन बी द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट दैट टॉपिक। एक टॉपिक है ऐसा, बताओ। उस टॉपिक का नाम है आपका अपना पर्सपेक्टिव। क्योंकि इस पूरी दुनिया में अनुभव जैन क्या सोचते हैं, वो अनुभव जैन के बारे में किसी को पता ही नहीं है ना। ओनली मिस्टर अनुभव कैन टॉक अबाउट व्हाट ही थिंक्स और व्हाट ही बिलीव्स अबाउट समथिंग, है ना। सो द पॉइंट इज दैट आपका अपना पर्सपेक्टिव, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी टॉपिक को यूनिक बनाता है। You should still talk about mechanical engineering in India, but then don't talk about कि मैकेनिकल में लड़कियां नहीं होती है, ये हो चुका है ना। अब इस पे कोई नया एंगल है तो बताओ। डेटिंग एप्लीकेशन पे लड़के बहुत ज्यादा राइट स्वाइप मारते हैं, लड़की को ऑटोमेटिक मैच, हो चुका है भाई। ये 80,000 कॉमेडियन ने कर दिया है दुनिया में। ये आगे बढ़ना है, इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स योर पीओवी अबाउट दैट, कैन मेक दैट जोक यूनिक और नॉट यूनिक। तो अब आपको चैट बॉक्स के अंदर अपने फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन का नाम लिखना है। व्हेन यू हियर द वर्ड कॉमेडियन,
जब आप कॉमेडियन शब्द सुनते हैं या कॉमेडी शब्द सुनते हैं तो कौन सा पहला नाम आपके दिमाग में आया, उस चैट बॉक्स में लिख दीजिए जरा। बहुत बढ़िया बढ़िया। जेरी सैनफील्ड, रवि गुप्ता, जाकिर खान, प्लीज राइट देम डाउन। कपिल शर्मा, राजू श्रीवास्तव, समय रैना, मैट रईफ, निशांत तनवर, राहुल दुआ, अभीश मैथ्यू, अनुभव सिंह बस्सी, समय रैना, जाकिर खान, कपिल शर्मा। अब आपको करना क्या है, आपके इस फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन का कोई एक इंडिविजुअल जोक दिमाग में रख के मेरी आने वाली 2 मिनट की बात को सुनना है। रिमेंबर, कीप इन माइंड एनी वन सिंगल जोक फ्रॉम योर फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन, है ना। आपने कॉमेडियन का नाम याद आया, उसका एक जोक याद करके रखिए। अब आपको समझना यह है कि दुनिया के किसी भी कॉमेडियन का कोई भी जोक इन 2 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में कैटेगराइज्ड होगा। एनी जोक इन द वर्ल्ड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू वन ऑफ दिस 2 कैटेगरीज। पहला है ओपिनियन बेस्ड जोक, जहां पे वो कॉमेडियन अपना ओपिनियन सुना रहा होगा या होगी कि मेरे हिसाब से, आई थिंक दैट, आई बिलीव दैट, आई थॉट दैट, ये ओपिनियन है कॉमेडियन का। दूसरा कैटेगरी है ऑब्जर्वेशन आधारित जोक, जहां पे वो कॉमेडियन अपने द्वारा किया गया ऑब्जर्वेशन सुना रहा होगा या होगी, है ना, कि मैंने देखा है, मैंने फील किया है, मैंने नोटिस किया है, आई बिलीव दैट, आई हैव फेल्ट दैट, आई हैव सीन दैट, आई हैव ऑब्जर्व दैट। हाँ या ना, ये 2 ही कैटेगरी है जिसमें आप कोई भी जोक को कैटेगराइज कर सकते हो, है ना। अब एक शब्द मैं चैट बॉक्स के अंदर लिख रहा हूं, आपको समझना है उस शब्द का मतलब, PREMISE, प्रेमिस या प्रेमाइस, कुछ भी कह सकते हैं, मैं प्रेमिस कहता हूं। चलो, प्रेमिस शब्द का मतलब है आइडिया बिहाइंड द जोक। इट इज नॉट द जोक इटसेल्फ, वो अपने आप में जोक नहीं है, वो जोक के पीछे का आइडिया है जिसके ऊपर जोक आधारित है। ये समझ रहे हो? ऐसे लाखों प्रेमिस रोज आपके दिमाग में आते होंगे। आप गाड़ी चला रहे हैं, दिमाग में एक फनी आइडिया आया, खुद के चेहरे पे स्माइल आएगा, कितना फनी है, और फिर वो दोस्त को सुनाते हैं तो उसको फनी नहीं लगता, है या ना। दोस्त को छोड़ो, 4 घंटे बाद आप खुद दोबारा सोचते हैं तो अब आपको दोबारा फनी नहीं लगता। 4 घंटे पहले लगता था, अब नहीं लगता है। होता है ऐसा क्योंकि वो जोक नहीं था। वो क्या था? वो एक आइडिया था। इट वॉजंट अ जोक, इट वॉज अ आइडिया बिहाइंड योर जोक। इट वॉज एन आइडिया जिसके ऊपर आपका जोक आधारित था। अभी हम बात करेंगे दुनिया के किसी भी आइडिया में से जोक बनाने के, दुनिया के किसी भी आइडिया में से जोक बनाने के 2 सिंपल स्टेप हैं, है ना, वो हम समझते हैं। अब वो 2 सिंपल स्टेप इस तरह से है कि पहला स्टेप है आइडेंटिफाई वेदर योर आइडिया इज एन ओपिनियन बेस्ड आइडिया और एन ऑब्जर्वेशन बेस्ड आइडिया। चलो एग्जांपल के साथ करते हैं, ना। मेरे हिसाब से मैं कॉमेडी ट्रेनर हूं, आई वर्क एज अ कॉमेडी ट्रेनर एज वेल। तो मैं मुद्दा क्या है मेरा कि मैं कॉमेडी ट्रेनिंग के लिए कई बार लेट नाइट वर्कशॉप्स करता हूं। हिंदुस्तान के अलावा बहरेन, कुवैत, यूएस, कनाडा जैसे अलग अलग वर्कशॉप्स मैं करता हूं अलग अलग कंट्रीज के लिए। तो अब जैसे कुवैत का वर्कशॉप है तो मैं रात को अपने 12:30 बजे लेता हूं ताकि उनके वहां पे 9-10 बजे हो, राइट। तो लेट नाइट में 2-2:30-3 बजे सोता हूं कई बार। मेरी माँ को पता है बच्चा 3 बजे सोया है, फिर भी वो मेरे को सुबह 4:30 बजे उठाएगी। क्यों? बोले चाय पीते हैं साथ में एवरीडे। तो माँ का प्यार होना चाहिए, तो वैसे तो सोने देना चाहिए, वो उठा रही है। ये मेरे लिए फनी है पर ये जोक नहीं है। आई कांट एक्सपेक्ट यू टू लाफ ऑन इट, राइट और रॉन्ग। व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रेमिस। इस पे जोक बनाया जा सकता है। 2 स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई करो कि ये ऑब्जर्वेशन है कि ओपिनियन है। ऑफ कोर्स ये एक ऑब्जर्वेशन है कि अमित की मां उसको जल्दी उठा देती है, राइट और रॉन्ग। अभी हम इसके ऊपर जोक बनाने के लिए स्टेप नंबर 2 करेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? इसके ऊपर जोक बनाने के लिए इस ऑब्जर्वेशन में हम एक ओपिनियन ऐड करेंगे। एन ओपिनियन कैन बी फ्रॉम माय मदर कि मैं तेरे को 9 महीना पेट में पाल सकती हूं, तो मेरे लिए चाय नहीं पी सकता सुबह। एन ओपिनियन कैन बी फ्रॉम माय वाइफ कि हम उठाते हो नहीं उठते हो, मां उठा रही है 4 बजे उठ रहे हो तुम। अ ओपिनियन कैन बी फ्रॉम माय फादर कि अच्छा है तू जाग रहा है, जिस दिन तूने जागना बंद किया मेरे को जागना पड़ेगा चाय पीने। किसी भी इंसान का ओपिनियन इस ऑब्जर्वेशन में ऐड करने से वो एक जोक में तब्दील होता है। आई एम नॉट सेइंग अच्छे जोक में तब्दील होगा हर बार, बट एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर्ड जोक में तब्दील होगा, फिर उसको फनी बनाया जा सकता है, राइट और रॉन्ग। समझ रहे हो क्या बात? अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको पता है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने बीच में लंबी दाढ़ी रखी थी, हाँ या ना? रखी थी ना। अब मेरे हिसाब से उनके चेहरे पे सूट नहीं करती थी। इस पे जोक बनाते हैं। चलो ये एक प्रेमिस है, बढ़िया सा प्रेमिस है ना।
अब ये प्रीमिस जो है इस पे स्टेप 1 करते हैं, आइडेंटिफाई करो ये ओपिनियन है कि ऑब्जर्वेशन है। ऑफ कोर्स ये एक ओपिनियन है, भारतीय सिटीजन होने के नाते, गुजराती फेलो गुजराती होने के नाते मेरा ओपिनियन है, राइट। अब इस पे जोक बनाने के लिए मुझे इस ओपिनियन पे एक ऐसा ऑब्जर्वेशन ऐड करना पड़ेगा जो मेरे ओपिनियन को साबित करे, विच बैक्स अप माय ओपिनियन, विच जस्टिफाइज माय ओपिनियन, है ना। सो द स्ट्रक्चर जोक गोज लाइक इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी शुड नॉट हैव द व्हाइट लॉन्ग बियर्ड, क्योंकि इतनी सफेद लंबी दाढ़ी हमने लास्ट टाइम देखी थी डबल डोर के चेहरे पे, और हम सबको पता है उसके साथ आखिरी सीजन में क्या हुआ था। सो किसी भी जोक में, दुनिया के किसी भी आइडियल परफेक्ट जोक में दो चीजें होना मांगता है, पहला ओपिनियन, दूसरा ऑब्जर्वेशन। क्लियर। इन दोनों में से एक चीज आपके दिमाग में आइडिया के स्वरूप में जन्म लेती है, दूसरी चीज आपको मैन्युअली ऐड करनी है। एन आइडियल जोक शुड हैव ओपिनियन एंड ऑब्जर्वेशन, वन ऑफ देम कम्स एज एन आइडिया इन योर हेड एंड द सेकेंड वन यू हैव टू मैन्युअली ऐड, है ना। तो अभी मुद्दा यहां पे यह है कि आपके दिमाग में अगर कोई भी आइडिया है, अगर आपके दिमाग में कोई भी एक नया ख्याल आए, गाड़ी चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बाथरूम में है, मीटिंग में है, और आपके दिमाग में एक आइडिया आया और आपके चेहरे पे स्माइल आ गई, तो समझना है कि ये जोक नहीं है, ये जो दिमाग में आया वो एक प्रीमिस है, वो एक आइडिया है, राइट। इस पे जोक बनाने के लिए सबसे पहले सोचो ये जो दिमाग में आया ये ऑब्जर्व किया मैंने कि ये मेरा ओपिनियन है किसी चीज के बारे में। अगर वो ऑब्जर्वेशन है तो उस पर अपना ओपिनियन ऐड करो, अगर वो ओपिनियन है तो उसको साबित करने वाला एक ऑब्जर्वेशन ऐड करो, और आप एक ऐसा जोक बना पाएंगे जो यूनिवर्सली फनी होने के चांसेस बेहतर है। अब तक समझ में आ रहा है तो गिव मी अ थंब इन द जूम। बहुत बढ़िया। ड्राफ्टिंग मेक्स कॉमेडी बिकॉज नो वन इज सुपरमैन और सुपर वुमन अदर देन सुपरमैन और सुपर वुमन। एक 5 मिनट का स्टैंड अप कॉमेडी सेट जो हम यूट्यूब पे किसी पॉपुलर कॉमेडियन के द्वारा देखते हैं, आपको क्या लगता है वो 5 मिनट का जोक बनाने के लिए उसको कितना टाइम लगा होगा? 5 मिनट लगा होगा कि ज्यादा? 2 मिनट, 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 1 साल भी हो सकता है, राइट। माई पॉइंट इज दैट कि कॉमेडी कभी सिंगल थॉट में नहीं लिखी जा सकती। ऐसा मेरे आपके किसी के साथ नहीं होता कि कागज पेन लेके अमित खुआ बैठा, ऐसे करके 3 बार दिमाग के ऊपर उंगली मारा और ये निकला जोक, सीधा जाएगा यूट्यूब पे 5 मिलियन। ऐसा नहीं होता है, राइट। हम सब एवरेज जोक लिखते हैं पहली बार में, फिर हम उस एवरेज जोक को दोबारा लिखते हैं। ड्राफ्टिंग मतलब उसी को दोबारा लिखना, रीराइट करना, फिर उसको तीसरी बार लिखते हैं, फिर उसको चौथी बार लिखते हैं, चौथी बार में कैरेक्टर पे काम करते हैं, 5वीं बार में जोक डिलीवरी पे काम करते हैं, 6ठी बार में उसमें टैग्स ऐड करते हैं। वो ग्रेजुअली धीरे धीरे एवरेज से फनी बनता है। ये समझ में आया? स्टेज पे जाते हैं, वापस आते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, वापस आते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, ये प्रोसेस से वो जोक बनेगा। हम हिलेरियस जोक डायरेक्टली नहीं लिखते, कोई नहीं लिखता। इट्स अ प्रोसेस ऑफ रीराइट। एक मूवी जब फ्लोर पे शूटिंग के लिए जाती है तो राइटर ने उसको कम से कम 40 बार, 30 बार, 20 बार लिखा है। ऐसा कागज पे लिखा और सीधा शाहरुख खान शूट नहीं करता उस पर। वो 25 बार राइटर ने खुद उसको लिखा, 4 बार डायरेक्टर ने फिर से लिखवाया, 6 बार स्क्रीन प्ले वाले ने लिखा, फिर फाइनल शॉट बनता है, तब जाके वो इतना ब्यूटीफुल सीन, इतना ब्यूटीफुल डायलॉग के साथ निकला है, राइट। वो किसी ने रात को चाय का कप लेके रातों रात नहीं लिखा वो डायलॉग, उसे बहुत मेहनत करने के बाद एवरेज से इंटरेस्टिंग बनाया गया है। इवैल्यूएशन करना है। इफ यू सी आई एम रिकॉर्डिंग दिस वर्कशॉप, आई एम गोना इवैल्यूएट बिफोर आई डू एनी नेक्स्ट वर्कशॉप लाइक दिस। अगर ये वर्कशॉप मुझे दोबारा करनी है कहीं पे, तो मैं सबसे पहले इस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग को इवैल्यूएट करूंगा। समझ रहे हैं आप कि मेरी कौन सी स्लाइड पे सामने जो 30, 40, 50 लोग बैठे थे उनमें से कौन सी स्लाइड पे 4 लोगों ने हाँ बोला, कौन सी स्लाइड पे एक साथ 3 लोगों ने सिर खुजाया, है ना। इफ आई वॉन्ट टू बी बेटर एट वॉट आई एम डूइंग, आई नीड टू इवैल्यूएट एंड बी बेटर, है ना। मैं 25 ओपन माइक करके आया, एक गलती 25 बार रिपीट करके आया, तो उससे कभी बेटर नहीं बनेंगे, राइट और रॉन्ग। पर एक गलती, लौकिक भाई स्टेज पे गए, उन्होंने घर आके देखा कि ये वाला जोक नहीं चला, थोड़ा सिर खुजाया, थोड़ा सिर पीटा, फिर पता चला ये कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है पब्लिक को, है ना। तो फिर वो चेंज किया, वापस गए, अभी हंस रहे हैं लेकिन उतना नहीं हंस रहे हैं, तो शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, फिर वापस चेंज किया और स्टेज पे गए, अब हंसने लगे। तो ये आप ग्रो किए बाय इवैल्यूएटिंग योर कंटेंट। ये समझ रहे हो ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हर वर्कशॉप में बहुत बार बोलता हूं कि a comedian does not grow in open mics, a comedian grow between the open mics। आप 100 बार स्टेज पे जाने से बेटर कॉमेडियन नहीं बनते हैं,
आप वो 100 बार स्टेज पे गए, उसके बीच में जो 99 गैप्स थे उसमें आपने कितनी चीजों पे सुधार किया अगली बार जाने से पहले, उससे आप बेहतर कॉमेडियन बनते हैं। राइट और रॉन्ग? देखिए अलग अलग पर्पस, ये वर्कशॉप जो भी देख रहे हैं, इस वर्कशॉप को जो भी अटेंड कर रहे हैं, उनका अलग अलग पर्पस होगा। आप में से कोई प्रोफेशनल स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता होगा, आप में से कोई ऑलरेडी प्रोफेशनली कॉमेडी कर रहा है और उसे बेटर बनाना चाहता होगा, आप में से कोई पार्ट टाइम कॉमेडी करना चाहता होगा, किसी को बस जिंदगी में ह्यूमरस बनना है, किसी को अच्छा ह्यूमरस राइटर बनना है, कोई कॉमेडी एक्टर बनना चाहता है, और कोई सिर्फ ट्राई कर रहा है कि लोग बोल रहे हैं मैं फनी हूं, लाओ जरा देखते हैं कैसा होता है। राइट और रॉन्ग? अब ये जो स्लाइड, ये जो प्रेजेंटेशन का पॉइंट मैं समझा रहा हूं, आने वाले 6-7 मिनट में जो बोलने वाला हूं, वो आपके किसी भी पर्पस में इक्वली एप्लीकेबल है। फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण के लिए, किसी भी रीजन की वजह से आप कॉमेडी सीखना चाहते हैं, किसी भी पर्पस के लिए आप कॉमेडी सीखना चाहते हैं, दिस थिंग सर्टेनली एंड डेफिनेटली अप्लाइज ऑन इट। कंसिस्टेंसी शब्द का मतलब समझते हो? किसी भी चीज को लगातार करना, हाँ या ना? कंसिस्टेंसी। ह्यूमर में बेटर होने के लिए, स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के लिए ही नहीं, पर ह्यूमर में बेटर होने के लिए, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर एनहेंस करने के लिए आपको 4 तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। सबसे पहला, राइटिंग कंसिस्टेंसी। यू कांट वेट फॉर अ फनी जोक टू कम इन योर माइंड एंड देन स्टार्ट राइटिंग। यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग एंड देन अ फनी जोक विल अराइव, है ना? आपको लगता है कि बहुत पॉपुलर कॉमेडियन जिनके अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स पे सोलोज आते हैं, वो ऐसा राह देखते होंगे कि कुछ अच्छा दिमाग में आए तो लिखूं, 6 महीने से कुछ आया नहीं तो मैंने लिखा नहीं। ऐसा होता होगा? नहीं होता होगा ना? कागज पेन लेके बैठेंगे तो फनी आएगा। मान लीजिए रुस्तम जी गाड़ी चला रहे, दिमाग में एक फनी आइडिया आया, उन्होंने गूगल नोट में या एप्पल नोट में उसको लिख लिया कहीं पे, है ना, कि रात को इस पे काम करेंगे, या अपने आप को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया। राइट? ऐसे 1000 व्हाट्सएप पे मैसेज पड़े होंगे, 1000 गूगल नोट या एप्पल नोट में पॉइंट पड़े होंगे, लेकिन कभी तो कागज पेन लेके बैठना पड़ेगा ना उस आइडिया को इलैबोरेट करके लिखने के लिए। तब जाके वो जोक बनेगा, तब जाके उसमें से कुछ ह्यूमरस बनेगा। ये समझ रहे हो ना? सो अगर आप बहुत बिजी आदमी हैं, महीने का 1 घंटा बैठो। अगर थोड़े से अवेलेबल हैं, हफ्ते का 1 घंटा बैठो। अगर थोड़े ज्यादा अवेलेबल है, रोज का आधा घंटा बैठो। यू नीड टू टेक आउट टाइम एंड यू नीड टू राइट कॉमेडी। यू नीड टू सेटल डाउन एंड ट्राई राइटिंग कॉमेडी ऑन अ फिक्स डे, फिक्स टाइम, विद अ पेपर एंड पेन इन योर हैंड। दैट्स हाउ कॉमेडी गेट्स रिटन। ये कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं रोज लिखो, अगर आप रोज लिख पाओ तो रोज लिखो। अगर आप बहुत बिजी आदमी है, मैं हफ्ते का 15 मिनट निकाल सकता हूं, पर हर हफ्ते फिक्स डे पे, फिक्स टाइम पे 15 मिनट कागज पेन लेके बैठो। 4 हफ्तों तक कुछ नहीं मिलेगा, 5वें संडे को अपने आप एक जोक आएगा। राइट और रॉन्ग? दूसरा है परफॉर्मिंग कंसिस्टेंसी। अभी आपने मान लो 5 मिनट का जोक लिख लिया, कौन बताएगा कि आपका जोक फनी है कि नहीं? कौन? ध्रुमिल भाई, आपने 10 मिनट के जोक लिख लिए, तो कौन बताएगा ध्रुमिल भाई को कि ये जोक फनी है कि नहीं? आप अपना सबसे घटिया जोक लेके मम्मी के पास जाओगे, वो बोले वाह मेरा राजा बेटा बहुत फनी है, एकदम कपिल शर्मा, है ना? और आप अपना सबसे बेहतरीन जोक लेके पापा के पास जाओगे, बोले कि क्या कर रहा है, काम पे ध्यान दे, धंधा बंद पड़ा है। ऐसा आपके दोस्त आपका राइट ऑडियंस नहीं है, क्योंकि या तो आपके दोस्त बहुत ज्यादा मीन होंगे या बहुत ज्यादा सपोर्टिव होंगे। या तो वो हर जोक को अच्छा कहेंगे या तो हर जोक को घटिया कहेंगे। राइट? तो आपका जोक लिटरली इंटरेस्टिंग या फनी है कि नहीं, इसका जवाब कौन बताएगा आपको? एक स्ट्रेंजर, ऑडियंस बताएगी। ये समझ रहे हो? जो आपको पूरा नहीं जानती। अब ऐसे स्ट्रेंजर कहां मिलेंगे? ओपन माइक में मिल सकते हैं, दोस्त की शादी में मिल सकते हैं, बेटे की बर्थडे पार्टी में, बेटे के दोस्त की बर्थडे पार्टी में, दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी में, वेनेवर, ऑफिस की मीटिंग में, क्लब के गेट टुगेदर में, सोसाइटी के गेट टुगेदर में, एनुअल फंक्शन में, जहां पर भी आपके हाथ में माइक है, सामने 50 लोग हैं जो आपको पर्सनली नहीं जानते हैं और आपने कुछ जोक्स लिखे हैं, ट्राई देम आउट। अगर वो हंसते हैं तो आपके जोक फनी है, अगर वो नहीं हंसते हैं तो उस जोक पे काम करना है। एज सिंपल एज दैट। तीसरा है लर्निंग कंसिस्टेंसी। देर आर मोर देन 5000 कॉमेडी टेक्निक्स इन द वर्ल्ड। ये रैंडम आंकड़ा नहीं बोल रहा हूं, लिखा हुआ है। देर आर मोर देन 5000 कॉमेडी टेक्निक्स इन द वर्ल्ड। कुछ के नाम सुने होंगे जो बहुत पॉपुलर है, कॉल बैक, टैग, रूल ऑफ 3, आफ्टर पंचेस, सुना होगा ना ऐसा कुछ। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं 5000 कॉमेडी टेक्निक सीख जाओ, नहीं। मैं ये बोल रहा हूं कि हर हफ्ते, हर 15 दिन पे एक नया कॉमेडी टेक्निक सीखो और उसको ना सिर्फ अपने स्टैंड अप कॉमेडी करियर में, पर अपने रूटीन लाइफ में भी उसको अप्लाई करो। मान लीजिए लौकिक जी, आपने इंटरनेट के माध्यम से कहीं से आपने ये रूल ऑफ 3 करके कुछ होता है ऐसा सीखा।
अब आपको स्टैंड अप कॉमेडी में नहीं, अपने रूटीन लाइफ में भी उस चीज को अप्लाई करना है। धीरे धीरे अगर 15 दिन 20 दिन रूटीन लाइफ में रोजाना जिंदगानी में अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो 15-20 दिन में आप उसमें बेटर बनेंगे। ऐसा एक और टेक्निक हर 15 दिन पे सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो इवेंचुअली आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बेहतर बनता जाएगा। समझ रहे हो? अब ये 21वीं सदी है, कहां से सीखे ये सवाल तो है ही नहीं। इंटरनेट से सीखे, यूट्यूब से सीखे, इस तरह की किसी वर्कशॉप से सीखे, कोचिंग प्रोग्राम से सीखे, मेंटर से सीखे। अमेजॉन पे स्टैंड अप कॉमेडी लिखोगे तो 150 किताबें हैं, ज्यादा नहीं है, 150 ही है ना। ब्लॉग से सीखे, इंटरनेट आर्टिकल से सीखे, ई बुक से सीखे, इंटरनेट पे सीखने के 1000 तरीके अवेलेबल है, राइट। पर आप अगर नई कॉमेडी टेक्निक्स को सीखते जाएंगे और उसको अपने रूटीन लाइफ में एप्लीकेबल बनाते जाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे, तो इवेंचुअली आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा बेटर बन जाएगा। चौथा है कंज्यूमिंग कंसिस्टेंसी। आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू आर कॉमेडी लवर्स, और जब आपको जिंदगी में थोड़ा सा समय मिलता होगा, आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे या किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाके कॉमेडी कंज्यूम करते होंगे, कॉमेडी परफॉर्मेंसेस देखते होंगे। रेज योर हैंड इफ यू डू दैट। ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस, राइट। अभी उसमें छोटा सा चेंज करेंगे, बात में थोड़ा सा चेंज है ना। चेंज क्या है कि आपको सिर्फ उन पॉपुलर कॉमेडियंस को नहीं देखना है जो बहुत ज्यादा वायरल है ना, कि ये बड़े वाले कॉमेडियन का ये वाला वीडियो आ गया, जाकिर भाई का नया वीडियो आया, देखना चाहिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, है ना। वीरदास का नया वीडियो आया, देखना चाहिए, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बट अलोंग विथ वी वॉच द पॉपुलर कॉमेडियंस, वी शुड ऑल्सो प्रैक्टिस दिस थिंग व्हाट आई एम अबाउट टू मेंशन। क्या करना है? हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार आप इंटरनेट पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लिखिए स्टैंड अप कॉमेडी और एंटर दबाइए, और यूट्यूब के 12 नंबर के पेज पे चले जाओ, उसमें चौथे नंबर का वीडियो देखो, जिसके 42 व्यूज होंगे, 4 लाइक होगी, 2 कमेंट होगी, है ना। एक ऐसा कॉमेडियन जिसको ना कभी किसी ने रेकमेंड किया है, ना इसके बारे में कभी सुना है ना, उसको एक्सप्लोर करो। अगर आप उन्हीं 25 कॉमेडियन को बार बार देखेंगे तो आपका नॉलेज ऑफ कॉमेडी वो 25 कॉमेडियन तक सीमित रह जाएगा, कि कॉमेडी ऐसे होती है या ऐसे होती है या ऐसे होती है। मैं पिछले 6-7 साल से हर रोज एक नए कॉमेडियन को एक्सप्लोर करता हूं। माई नॉलेज ऑफ कॉमेडी इज नॉट लिमिटेड टू 25 कॉमेडियंस, माई नॉलेज ऑफ कॉमेडी इज वास्ट मोर देन 1000 कॉमेडियंस। क्या पता किसी दिन एक अननोन कॉमेडियन को एक्सप्लोर करते करते आपको लगेगा, यार इससे मैं किसी भी पॉपुलर कॉमेडियन से ज्यादा रिलेट करता हूं यार, अच्छा ऐसे भी ह्यूमर किया जा सकता है यार, ये तो अपने को फाएगा। समझ रहे हैं आप? अपनी कॉमेडी ऐसे ही होती है, इस नॉलेज को सिर्फ पॉपुलर कॉमेडियंस तक सीमित नहीं रखना चाहिए। डू नॉट राइट एंड क्रिटिक एट द सेम टाइम। मान लो आज का ये वर्कशॉप देखने के बाद, कुछ 15-20 मिनट में ये वर्कशॉप खत्म होगा, 20 मिनट के बाद आप इतने ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, आपको लगेगा आज तो लिखना मांगता है। इससे आपने स्लिप्स ऊपर किया, कागज पेन लिया और 15 जोक लिख डाले, है ना। आई एम अज्यूमिंग दैट एंड आई एम होपिंग दैट एज वेल। अभी हम अपने ही जोक लिखने के बाद बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्या मालूम, और ये गलती बहुत ज्यादा कॉमेडियंस कर रहे हैं, कि हम लिखते लिखते उस जोक को साथ में पढ़ते भी हैं कि कैसा लिखा है मैंने। अब जब आप अपने ही जोक को लिखने के तुरंत बाद पढ़ते हो ना, तो देयर कैन बी 2 पॉसिबल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम योर ओन सेल्फ। पहला रिस्पॉन्स आ सकता है कि क्या घटिया लिखा है मैंने, ये एक डस्टबिन में गया कागज, कुछ फनी नहीं था इसमें, ये पहला रिस्पॉन्स आएगा। दूसरा रिस्पॉन्स हो सकता है कि क्या गजब लिखा है मैंने, है ना यार, नेटफ्लिक्स का ईमेल आईडी निकालो, मार्केट में कोई नया आया है बोल दो सबको, ऐसा है ना। बट आई एम टेलिंग दिस विद एक्सपीरियंस ऑफ 18 ईयर्स इन कॉमेडी। 9 साल से कॉमेडी सिखा रहा हूं, 18 साल से कॉमेडी कर रहा हूं गुजराती ह्यूमर के अंदर, है ना। 2500 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी है। बहुत सोच समझ के अगला सेंटेंस बोल रहा हूं कि हम में से कोई भी, आप, मैं और दुनिया के कोई भी कॉमेडियन को ले लो, हम में से कोई भी अपने पहले ड्राफ्ट में ना कचरा लिखता है ना जबरदस्त लिखता है, राइट। वी ऑल राइट एवरेज इन अवर फर्स्ट ड्राफ्ट, देन इवेंचुअली वी लर्न द टेक्निक्स टू मेक इट बेटर। धीरे धीरे हम अपनी कला से उस एवरेज कंटेंट को हिलेरियस बनाते हैं। पहले ड्राफ्ट में कुछ भी जबरदस्त नहीं निकलता। तो आइडियल प्रोसीजर ये होना चाहिए मेरे भाई या मेरी बहन, कि आपको, मान लीजिए द्रुमिल भाई ने आज रात को 10 जोक लिखे, तो द्रुमिल भाई आप वो लिखने के बाद बिना पढ़े कागज को ड्रॉअर में रख के सो जाएंगे। कल सुबह 7-8 घंटे का ब्रेक लेने के बाद हाथ में चाय का कप लेके ड्रॉअर से वो कागज निकाल के जब वो 10 जोक द्रुमिल भाई कल सुबह पढ़ेंगे, तो उनको लगेगा कि ये 10 में से 2 जोक जबरदस्त है, 2 जोक कचरा है, और ये बाकी के जो 6 बचे ना, इस पे थोड़ा काम करने का बाकी है। यू विल बी एबल टू राइटली जज योर कंटेंट। आप अपने ही कंटेंट के बेटर जज बन पाओगे।
अगर आप लिखने में और उसे इवैल्यूएट करने में थोड़ा अंतर देंगे, थोड़ा समय बीच में व्यतीत करेंगे। बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस मॉडिफिकेशंस, अदर देन पोकर फेस कॉमेडी जो डेडपैन ह्यूमर होता है, उसके अलावा बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉडिफिकेशन का कॉमेडी के अंदर बहुत बड़ा रोल रहता है। ये वर्कशॉप के लिए जब आपने लॉग इन किया, वर्कशॉप जब प्ले हुआ, उससे पहले देयर इज अ चांस कि आपने मेरा नाम तक नहीं सुना था, ये मेरा चेहरा भी नहीं देखा था, राइट? अभी मान लो कि आप ये वर्कशॉप शुरू करते और अमित खुआ ऐसे बात कर रहा होता शुरुआत में कि हाय मेरा नाम अमित खुआ है, मैं कैफे कॉमेडी जो कि एशिया की इकलौती कॉमेडी ट्रेनिंग अकेडमी है उसका फाउंडर हूँ। आने वाले 1 घंटे के दौरान हम इस वर्कशॉप में 3 डिफरेंट पार्ट में कॉमेडी को लिखने के और उसको परफॉर्म करने के बहुत सारे तरीके समझे। ये 15 मिनट चलता तो 15 मिनट छोड़ो 5 मिनट भी चलता तो आप में से आधे से ज्यादा निकलते ना कि सर गोटा गो थोड़ा इमरजेंसी आ गया है ना, कि यार इतना बोरिंग कौन सुनेगा, राइट? सो माय पॉइंट हियर इज दैट अदर देन पोकर फेस कॉमेडी, एक प्रकार है कॉमेडी का पोकर फेस कॉमेडी कि जिसमें आप सब कुछ बिना एक्सप्रेशन के बोलते हैं, वो अपने आप में एक कला है। उस प्रकार के अलावा बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉडिफिकेशन का रोल कॉमेडी में बहुत ज्यादा है। अगर मैं चाहता हूं कि आपको मेरा वर्कशॉप इंटरेस्टिंग लगे तो सबसे पहले मेरे को मेरा वर्कशॉप इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, हाँ या ना? अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को आपके जोक्स फनी लगे तो भाई पहले तो आपको अपने जोक्स फनी लगने चाहिए, राइट? And with the right amount of body language and voice modification, you are conveying the confidence कि मेरा जोक फनी है, तेरे को मजा आ जाएगा, सुन। ये जो मैं वर्कशॉप में बोल रहा हूं, पिछले 40 मिनट से बोल रहा हूं और 15-20 मिनट और बोलूंगा, इसका एक ई बुक बना के आपको ईमेल कर देता तो चलता क्या है ना? आधे से ज्यादा पढ़ते भी नहीं, अग्रीड? और आधे से ज्यादा पढ़ते तो भी इसका इंपैक्ट उतना रहता, मानते हो? नहीं रहे, क्योंकि यहां पे मैं सिर्फ कंटेंट कन्वे नहीं कर रहा हूं, उस कंटेंट में मेरा कॉन्फिडेंस भी कन्वे कर रहा हूं ना, कि जोक इज इक्वल टू कैरेक्टर प्लस सिचुएशन। आपको लगेगा यार जैसे बोल रहा है सही होगा, आदमी का कॉन्फिडेंस तो देखो यार, समझ रहे हैं आप? सो आपके जोक में बहुत ज्यादा फन वैल्यू है, ऐसा आपको पहले बिलीव करना पड़ेगा और राइट बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉडिफिकेशन के साथ अपनी ऑडियंस को कन्वे भी करना पड़ेगा। जो भी मैं पिछले 30-35 मिनट में बोला हूं उसका ये समरी है। दिमाग में एक आइडिया आया तो सबसे पहले उसका हम ड्राफ्ट लिखेंगे, जिसे हम वॉमिट ड्राफ्ट कहते हैं। आपने सही सुना, वॉमिट। कागज पे शब्दों की उल्टी करनी है, बिना सोचे 2000 शब्द, 5000 शब्द, 15000 शब्द लिख देने हैं। फिर उस वॉमिट ड्राफ्ट को लिखने के बाद उसे स्ट्रक्चर में लाना है। मतलब अब ये जो निबंध आपने लिखा है, इस निबंध को सेटअप प्लस पंचलाइन इक्वल्स टू जोक, अ जोक इज इक्वल टू पंचलाइन प्लस टैग्स, ये फॉर्मेट में लाके, स्ट्रक्चर में लाके, उसमें कैरेक्टर प्लस सिचुएशन जोक करके आपको उसे फॉर्मुलेटेड स्टैंड अप कॉमेडी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है। पहले ये निबंध था, अब ये स्टैंड अप कॉमेडी की स्क्रिप्ट होगी, राइट? फिर तीसरा स्टेप आएगा प्रैक्टिस। अब एक बार ये जोक्स रेडी हो जाए, स्ट्रक्चर में आ जाए, तो उसके बाद उसको लेके स्टेज पे जाएंगे, पब्लिक को सुनाएंगे, ताकि पता चले कि वो जोक्स फनी है कि नहीं पब्लिक के लिए। फिर चौथा ऑप्शन आएगा इवैल्यूएशन। रिकॉर्डिंग करके घर लाएंगे, उस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे और सुनने के बाद इवैल्यूएट करेंगे कि मेरा जो जोक नहीं चला वो क्यों नहीं चला, क्यों समझ में नहीं आया पब्लिक को। मेरे दोस्तों को तो फनी लगा था, तो ऑडियंस क्यों नहीं हंसी, कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया, मैं बहुत फास्ट बोल रहा था, मैं जो बोल रहा था उसमें क्लैरिटी नहीं थी, मैंने पंचलाइन थोड़ा जल्दी सरप्राइज खोल दिया। रीजन ढूंढने की कोशिश करो ताकि आप उसको सुधार के अगली बार बेटर बना सको, राइट? दूसरा इवैल्यूएट करो, जो जोक चला वो क्यों चला। एक अच्छा जादूगर वो होता है ना जिसको पता हो कि ये मैजिक हुआ कैसे, ताकि कल भी रिपीट करने का है, राइट? अगर ये चल गया जोक लेकिन मालूम नहीं कैसे चला, क्या हंसी आई पता नहीं चला, तो दोबारा नहीं हो पाएगा ना वो। इट शुड बी इन आवर कंट्रोल, राइट? तो जो जोक नहीं चला वो क्यों नहीं चला, जो चला वो क्यों चला, इसको इवैल्यूएट करो। फिर आएगा एक्सपेरिमेंट। अब जो जोक्स नहीं चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा सुधार करके, मॉडिफिकेशन करके वापस स्टेज पे जाना है, फिर से इवैल्यूएशन, घर आके वापस चेक करना है। ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक आपके जोक 99% केसेस में चलने ना लगे। When most of your audience members in most of your open mics are laughing on that joke, then you can consider that joke as a final one, as a better one. Incidents are better than stories in comedy. इंसिडेंट और स्टोरी के बीच का फर्क समझते हो? कहानी और किस्से का फर्क समझते हो ना? इंसिडेंट माने किस्सा, स्टोरी माने कहानी, ठीक है? अभी जिनके वीडियो ऑफ है, अगर 5 मिनट के लिए ऑन कर पाओ तो ऑन कर लीजिए। आई वुड लाइक टू सी योर फेसेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। देखो अभी एक किस्सा सुना रहा हूं,
है ना। एक कहानी, एक किस्सा सुना रहा हूं, मेरे साथ बने रहना है, बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। देखो, एक लड़का था जिसका नाम था राजेश, है ना। राजेश बैंगलोर में रहता था, किधर, साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, बैंगलोर में रहता था। राजेश के 4 भाई थे और 3 बहनें थी। कितने भाई? 4 भाई, याद रखना। बहनें कितनी? 3 बहनें। 4 भाई में से एक भाई राजेश से छोटा था, एक भाई राजेश से बड़ा था, और 2 भाई थे वो उसके सिबलिंग थे, जो वो ट्रिपलेट थे, मतलब 3 होते हैं ना वैसा, है ना। 2 बहनें थी उसकी, नहीं 3 बहनें थी, उसमें से एक बहन राजेश से बड़ी थी, दूसरी बहन जो थी वो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन राजेश, आर यू? यू आर नॉट, राइट? कि क्यों है, क्या को सुना रहा है, मेरे को क्या करने का, उसकी 3 बहन थी कि 4, है ना। चलो मेरी गलती है, मैंने एक रैंडम कहानी सुना दी। अब मैं दूसरी कहानी सुना रहा हूं, इस बार ध्यान से देखेंगे मेरी तरफ, है ना। गिव मी अ सेकंड चांस, ध्यान से देखना। तो अभी ये इंडिया का वर्कशॉप है, 9 बजे अपन ले रहे हैं, राइट। इससे पहले मेरा एक मलेशिया के लिए वर्कशॉप था, 6:30 बजे अपने हिंदुस्तान के टाइम पे मैंने वो वर्कशॉप कंडक्ट किया। क्यों? क्योंकि उनके वहां पे 9 PM होता है मलेशिया में, जब अपना 6:30 बजता है, राइट। 6:30 अपना मैंने वर्कशॉप शुरू किया। जैसे ही शुरू किया, वहां पे सबसे पहला नाम ऐसा आया, अनुभव जे। तो मेरे को लगा ये इंडियन नाम है, और अनुभव जे, तो आई गेस अनुभव भाई ने पहले भी मेरी 1-2 वर्कशॉप्स अटेंड की है, तो नाम थोड़ा सा मेरे लिए पहचान में था। तो मैंने कहा यार ये जरा पता करो। तब तक मैंने उनको अनम्यूट करके बोला, मैंने कहा क्या नाम? बोले अनुभव। मैंने कहा कहां से हैं आप? बोले दिल्ली से। मैंने कहा यार फिर मलेशिया की वर्कशॉप में क्यों ज्वाइन कर रहे हो तुम? आओ रात को 9 बजे वाली वर्कशॉप में। बोले नहीं सर, पर मैं रहता हूं कुआलालंपुर में। मैंने कहा फिर तुमने इंडिया वाली वर्कशॉप में क्यों किया? बोले नहीं मैंने नहीं किया, मैंने खाली मलेशिया वाली में रजिस्टर किया है। तब तक मेरी टीम ने आया और बताया कि वो अनुभव जैन है, ये अनुभव जेकॉब है, 2 अलग अलग आदमी है। अब आप मानते हो दैट यू आर अ लिटिल मोर इंटरेस्टेड इन दिस अनुभव जेकॉब, एटलीस्ट अ लिटिल मोर फ्रॉम दैट राजेश फ्रॉम बैंगलोर, यस और नो? हाँ ना बोलो, ना भी बोल सकते हो, दैट्स एन ऑप्शन। ओके, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट वो राजेश फ्रॉम बैंगलोर एक रैंडम कहानी थी, जिसका ना मेरे से कोई लेना देना था, ना आपसे कोई लेना देना था, अग्रीड। पर ये अनुभव फ्रॉम मलेशिया मेरी जिंदगी में 2.5 घंटे पहले घटा हुआ किस्सा था। ये समझ रहे हो ना? आपको ज्यादा इंटरेस्ट रखा या आपका अटेंशन बना रहा क्योंकि अमित अपनी जिंदगी का एक किस्सा सुना रहा है, वो कोई रैंडम कहानी नहीं सुना रहा है ना। अभी सवाल यह है कि क्या मेरी मलेशिया की वर्कशॉप में कोई अनुभव जेकॉब आए थे? दूसरा सवाल यह है कि आज मेरी कोई मलेशिया की वर्कशॉप थी? अभी वो तो मेरे को मालूम खाली, है ना। सो इवन इफ यू वांट टू से अ फिक्शनल स्टोरी, अगर आप एक मनगढ़ंत कहानी भी सुनाना चाहते हैं तो उसको सुनाना कैसे पड़ता है? जैसे वो हुआ था, लाइक इट हैपेंड, एनेक्डोटल तरीके से, इंसिडेंट के फॉर्मेट में सुनाएंगे तो कॉमेडी में लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा, है ना। मैं लौकिक भाई बोलूंगा कि यार 2 साल पहले लौकिक भाई क्या हो गया था मालूम, तो आगे यार 15 मिनट मेरे को आगे वो सुनेंगे लौकिक भाई, है ना। लेकिन मैं बोलूंगा लौकिक भाई एक राजेश करके लड़का था, उसकी बहन का क्या हुआ? बोले मेरे को क्या, तू भी अपना काम कर, है ना। You are not interested in a story which is neither relevant to the audience nor relevant to the performer. आप उसकी जिंदगी का किस्सा सुनना चाहते हो या अपनी जिंदगी से कुछ रिलेटेबल सुनना चाहते हो एज अ ऑडियंस? समझ में आ रहा है? गेट ईगर फॉर द स्टार्ट एंड एंजॉय द एंड, थियरी का आखिरी पॉइंट, बस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। गेट ईगर फॉर द स्टार्ट एंड एंजॉय द एंड। अब इसमें थियरी नहीं सिखाता हूं, प्रैक्टिकली बताता हूं। मान लो मेरा एक छोटा भाई है और उसको मेरे को परेशान करना है, आई वॉन्ट टू टीज माई यंगर ब्रदर। तो मेरे पास एक ऐसा सेंटेंस भी है, मैं ऐसा एक टॉन्ट भी मार कर आया हूं कि मैं टॉन्ट मारूंगा ना तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा। तो मैं ऐसा, अगर आपका भाई है तो आप समझेंगे कि ऐसा आप सीधा जाके उसको बोल नहीं देंगे। आप क्या करेंगे, कहानी में थोड़ा नमक मिर्च लगाएंगे, है ना, कि देख भाई मैं कुछ बोल रहा हूं, तेरे को गुस्सा आएगा, देख मैं बोल रहा हूं लेकिन तेरे को बुरा लगे तो मैं बोलता ही नहीं हूं, देख तू मम्मी को मत बताना मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, देख मैं बोल रहा हूं इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा मैं मानता भी हूं, मैं तो खाली बोल रहा हूं, नहीं तू बोले तो बोलू नहीं पक्का। वो अब तक वो ऑलरेडी अनॉय हो चुका है या ना। इस घटना को हम कॉमेडी की भाषा में कहते हैं बिल्डिंग अप अ जोक, कि आपका सरप्राइज या आपका जोक आने से पहले ही लोगों को लगा कि ये तो कुछ गजब आने वाला है, बिकॉज यू आर बिल्डिंग इट अप सो मच, है ना। दूसरा है एंजॉय द एंड। मान लो मेरे पास पहला कमेंट था, मैंने सुना मेरा भाई धुआं पुआं हो गया, मजा आ गया, मेरे को यही चाहिए था, राइट। उसको परेशान करना था, वो परेशान हो गया। अभी मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मान लो मैंने पहला कमेंट सुना और मेरा भाई परेशान हो गया। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि दूसरा कमेंट भी पड़ा है, पर मैं तुरंत नहीं मारूंगा, नहीं मैं उसको बचा के रखूंगा, राइट, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स मिला है आई एम गोना एंजॉय दैट। आप जोक लिखते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, 4 दोस्तों को सुनाते हैं, रिहर्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ओपन माइक में रजिस्टर करते हैं,
ट्रैवल करते हैं, वहां जाके जोक सुनाते हैं और फिर पब्लिक हंसती है तो बोलते हैं नहीं नहीं रुको रुको मेरे को अगले जोक पे जाना है। ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट और रॉन्ग? वी आर डूइंग ऑल दिस प्रोसेस टू मेक देम लाफ, एंड इफ दे आर लाफिंग दैट वी शुड नॉट कंटिन्यू स्पीकिंग द नेक्स्ट जोक टिल दे आर लाफिंग। समझ रहे हैं ना? महिपाल जी स्टेज पे गए, 5 जोक लेके, पहले जोक पे पब्लिक 40 सेकंड हंसे और अभी हंसे ही जा रही है, तो महिपाल भाई को टेंशन नहीं होना चाहिए ना कि भाई रुको यार मेरा 4 जोक बचा है। अरे बचा है तो मैं तो गुजराती आदमी हूं, माल बचा है तो काम में आएगा बाद में, है ना? ऐसा हम कोई सेल्समैन नहीं है ना, ये मार्च एंड का टारगेट है कि आज तो 5 जोक खत्म करके ही घर जाऊंगा। नहीं, हम जोक का कोटा खत्म करने स्टेज पे नहीं गए थे, राइट और रॉन्ग? हम क्या करने के लिए स्टेज पे गए थे? हम लोगों को हंसाने के लिए गए थे। अगर आपके एक जोक पे वो 2.5 मिनट हंस रहे हैं तो 2.5 मिनट हंसने देना चाहिए यार, क्योंकि हम हंसाने के लिए गए थे। दो दिस वॉज अ कॉमेडी वर्कशॉप, दिस इज अ स्टैंड अप कॉमेडी वर्कशॉप, आई एम स्टिल मेकिंग दिस सेंटेंस एज एन एंड सेंटेंस ऑफ दिस वर्कशॉप, that comedy is not about making jokes, comedy is about making people laugh। ये समझ रहे हो? इसमें पूरा सारांश है पूरी कहानी का। comedy is not about making jokes, comedy is about making people laugh। लोगों को हंसाने की कला को कॉमेडी कहते हैं, ये पाना पकड़ लेके जोक बनाने की कला को नहीं कहते हैं ना। फिर इस हिसाब से आपके और मेरे मामा और फूफा जो शादी में आते हैं और सारे कजिन को बहुत ज्यादा हंसा देते हैं, वो भी स्टैंड अप कॉमेडियन हुए, हाँ या ना? एक ऐसा एक मामा या एक फूफा तो होंगे आपके, जैसा शादी में उनका एंट्री हुआ पब्लिक खुश कि अभी मजा आएगा ना भिड़ू, है ना? मामा जी आ गए, मामा जी मजा कराएंगे अभी, है ना? या वो मामा जी आप भी हो सकते हैं, हु नोज। अगर आपको कोई ऐसा मामा याद नहीं आ रहा है देन यू आर द मामा ऑफ द फैमिली। अभी द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट कि उस मामा जी को जो अपनी कजिन की ऑडियंस में बहुत हंसा रहे हैं, उनको अपने गांव से या अपने घर से उठा के मुंबई के किसी कॉमेडी क्लब में 4 पैक डाउन ऑडियंस के सामने खड़ा करेंगे और बोलेंगे कि हंसाओ, तो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, हाँ या ना? जो आइडिया प्रेरक भाई के दिमाग में रात को सोते टाइम पे आया था, वो आइडिया उनके 4 दोस्तों के लिए फनी होगा, पर उस आइडिया को उनके शहर से ट्रैवल करके अहमदाबाद लाके यहाँ की किसी इंसान की शादी के ऑडियंस में परफॉर्म करके वहां पे हंसाना वुड बी अ लिटिल टफ, राइट प्रेरक जी? तो स्टैंड अप कॉमेडी की कला जो है वो अपने जोक्स को यूनिवर्सल फॉर्मूलाज में तब्दील करने की है। जब आप एक जोक बनाते हैं तो वो भाषा समझ, हाँ मैं गुजराती बोलता हूं, आपको तमिल आती है तो जोक समझ में नहीं आएगा, वो बात जायज है, राइट? पर अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं और आपको हिंदी समझ में आ रही है तो मेरा जोक आपको फनी लगना चाहिए। अपने जोक को इस कक्षा पे लाने के लिए, इतना यूनिवर्सल बनाने के लिए जो कला समझनी है वो स्टैंड अप कॉमेडी है। ये जो फॉर्मूलाज हमने पिछले 55 मिनट में सीखे हैं वो उस कला के लिए काम में आते हैं। अब तक समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। किसी भी कला को सीखने के लिए कुछ हफ्ते, कुछ महीने मिनिमम लगते हैं। अगर आपने कैफे कॉमेडी का वेबसाइट देखा होगा तो हम टॉपिक ओरिएंटेड क्लास लेते हैं। 1 घंटे का क्लास है जिसमें इस टॉपिक पे लेक्चर लिया जाएगा। वी नेवर से कॉमेडी सिखाई जाएगी, है ना? कॉमेडी 1 घंटे, मैंने 1 घंटे में क्या किया? अभी आपको कॉमेडी सिखा दी? नहीं, मैंने कॉमेडी के बारे में चीजें बताई। बताने में और सिखाने में फर्क है, क्योंकि आप जूम पे अमित खुआ को 4 घंटे सुन के कॉमेडियन नहीं बन सकते ना, कि मैंने 4 घंटे अमित खुआ का वर्कशॉप लिया, अब तो देखो मैं फोड़ता हूं स्टेज पे। ऐसा नहीं होता ना। किसी भी कला को सीखने के लिए आपको स्टेज पे जाना पड़ता है, मंच सिखा सकता है आपको, है ना? इवन विद द राइट मेंटरशिप, इवन विद द राइट कॉमेडी ट्रेनिंग, आपको स्टेज पर तो जाना है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना? पर इस तरह से फॉर्मूला सीखने से, इस तरह से कॉमेडी में राइट गाइडेंस लेने से आप अपने साल बचा रहे हैं। जैसे कि बिना किसी गाइडेंस के, बिना इन फॉर्मूलाज को जाने सीखे ध्रुमिल भाई 10 साल के बाद जबरदस्त कॉमेडियन बनने वाले हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। पर विद द राइट गाइडेंस वो 10 साल की जगह पे 4 साल में या 2 साल में कॉमेडियन अच्छे बन सकते हैं, राइट? क्योंकि सारी चीजें, गलतियां स्टेज पे करके ही सीखना जरूरी नहीं होता है, अग्रीड? कुछ चीजें विद द राइट गाइडेंस अगर सीखी जा सके तो वो आपके कुछ साल बचाती है। जब मैंने कॉमेडी शुरू की थी आज से 18 साल पहले, मेरी उम्र 8 साल थी, मैंने अपनी जिंदगी का पहला टिकटेड कॉमेडी शो 9 साल की उम्र में किया है। मैंने अपना पहला टेलीविजन डेब्यू मैंने और कपिल शर्मा साहब ने एक ही प्रोग्राम से किया था। छोटे मियाँ करके कलर्स पे शो आता था। मैं 13 साल का लड़का था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ना ओपन माइक्स थे, ना कोई कॉमेडी वर्कशॉप थी, ना कोई कॉमेडी पे किताब लिखी गई थी। तो हमारे पास स्टेज पे जाके गलतियां करने के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं।
पर आपके पास वो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जो आज से 12-15 साल पहले नहीं थे। तो अगर आप इस जनरेशन में, इस सदी के अंदर कॉमेडियन बनने की ठाने हैं, तो वो बहुत सही समय है और बहुत कम समय में बहुत राइट तरीके से इन चीजों को सीखा जा सकता है। बट फॉर्मूला सीखने से कॉमेडियन नहीं बन जाते। आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर होना आवश्यक है, आपका स्टेज पे जाना आवश्यक है, आपका इस चीज को कंसिस्टेंटली समय देना, डेडिकेशन के साथ इस चीज पे लगे रहना उतना ही आवश्यक है जितनी आवश्यक ये टेक्निक्स और ये फॉर्मूलाज है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉमेडी लवर, कॉमेडी एंथुसियस्ट एंड कॉमेडी एक्शन टेकर। ये 3 शब्द में जो फटाफट बोल लिया, इसका फर्क समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये वर्कशॉप जो है, जो आप अभी अटेंड कर रहे हैं, इसके लिए कितने लोगों ने रजिस्टर किया होगा? एनी आइडिया हाउ मेनी पीपल हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रायल वर्कशॉप टुडेज क्लास ओनली? ज्यादा नहीं, बस 280 लोग ने। हमारे पास जूम का कैपेसिटी 100 का है। हमारा कॉन्फिडेंस देख रहे हो? वो 280 लोगों को मैं कहता हूं कॉमेडी लवर, कि ये कुछ अच्छा आया है, मेरे को जाना है। समझ रहे हैं आप? वो कॉमेडी से प्यार करने वाले लोग हैं। फिर आते हैं कॉमेडी एंथुसियस्ट, जिन्होंने इस वर्कशॉप में ज्वाइन करने की तसदी ली। समझ रहे हैं आप? जो 9 बजे शुरू हुआ और 8:50 को आके बैठ गए थे कि हाँ भैया सिखाओ, हम तो समझेंगे, है ना। पर 15-20 मिनट के बाद उसको लगा कि भैया कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, ये तो बहुत मुश्किल सिखा रहे हैं। नहीं है, चलेगा, बात करते हैं, है ना। इसको हम कहेंगे कॉमेडी एंथुसियस्ट, जिसका एंथुसियाज्म थोड़ी समय के लिए ही टिकता है। अग्रीड? फिर तीसरे आते हैं कॉमेडी एक्शन टेकर, कि नहीं ये वाला समझ में नहीं आया, अगला पॉइंट शायद आएगा, मैं बैठता हूं। रजिस्टर किया है तो पूरा 1.5 घंटा बैठ के देखते हैं। यह है कॉमेडी एक्शन टेकर। आप जिस बंगलों में, सोसाइटी में, फ्लैट में रहते हैं, उसमें 15 मकान होंगे और 15 मकान के अंदर 15 लोगों को एक्टर बनना होगा, हाँ या ना। लेकिन वो 15 को बोलेंगे कि जरा अपने घर से निकल के मुंबई जाओ, वहां पे एकेडमी में एडमिशन लो, फिर वहां पे पढ़ने के बाद उसको ऑडिशन देने के लिए अलग अलग जगह। बोले नहीं, ऐसा नहीं, अपने को सीधा शाहरुख खान के साथ काम कर लो, डायरेक्ट शाहरुख के साथ, है ना। Everyone wants to achieve something, but there are very few people in the world who are dedicated enough to learn that. कोई कला सीखने की इच्छा रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार। सो अप्रिशिएट दैट थिंग ऑन योर ओन सेल्फ एज वेल, है ना। अपने आप की भी वो बात को अप्रिशिएट करो। दूसरा और सबसे आखिरी पॉइंट है इस वर्कशॉप का, जैसे आप सभी के लिए कॉमेडी करना आपकी हॉबी है, आपका पैशन है, आपका डे जॉब या डे बिजनेस कुछ और हो सकता है, राइट और रॉन्ग। वैसे मेरे लिए कॉमेडी परफॉर्म करना मेरा डे जॉब है ना। मैं एक बड़ी तगड़ी अमाउंट लेता हूं आधा घंटा परफॉर्म करने की, वो मेरा जॉब है, मेरा बिजनेस है, राइट। दैट इज व्हाट आई डू फॉर लिविंग। बट कॉमेडी ट्रेनिंग मेरा पैशन है। तो जो आपके लिए कॉमेडी है, वो मेरे लिए कॉमेडी ट्रेनिंग है ना। ये वर्कशॉप में जो कर रहा हूं, इसके पीछे मेरा पैशन काम में रखता है। कॉमेडी ट्रेनिंग अकेडमी हिंदुस्तान में इकलौता है जो ऐसा कुछ कर रहा है। कैफे कॉमेडी ना सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरे एशिया का इकलौता कॉमेडी ट्रेनिंग एकेडमी है कि जो लोगों को ह्यूमर सिखाने के अलग अलग इवेंट्स करता है। तो इस विचार के बारे में, इस वर्कशॉप के बारे में आप अपना फीडबैक बता सकते हैं। किसी दिन ग्रीन रूम में साथ में स्टेज शेयर करेंगे, तब मिलेंगे, बट मिलेंगे जरूर। थैंक यू सो मच।